नमस्कार. लीडर्स या कार्यक्रमामध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. लीडर्स म्हटलं की ढोबळमानानं आपल्या मनामध्ये प्रतिमा उभी राहते ती राजकीय नेतृत्वाची. मात्र राजकीय नेतृत्वच हे खऱ्या अर्थानं आपल्याला समाजाला पुढे घेऊन जातं असं नाही. समाजातल्या विविध क्षेत्रामध्ये उत्तुंग काम करणारी व्यक्तिमत्व हीच समाजाला दिशादर्शकाचं काम करत असतात. आणि अशाच व्यक्तिमत्वांना भेटण्यासाठीचा एक छोटेखानी प्रयत्न म्हणजे लीडर्स. आज या कार्यक्रमामध्ये आपण अशा व्यक्तिमत्वाला भेटणार आहोत ज्यानं स्वतःची ओळख ही कवी म्हणून तरी निर्माण केलेली असली तरी एक प्रबोधक म्हणूनही त्याची ओळख आहे. ज्यानं साहित्यावर उत्तम असा हातखंडा मिळवलाय, पगडा मिळवलाय. आज आपण भेटणार आहोत कुमार विश्वास यांना. डॉक्टर कुमार विश्वास हा माणूस कृतीनं शिक्षक, मनानं कवी तर शिक्षणानं इंजिनियर आहे. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनात 2005 साली दिल्लीचे सध्याचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याबरोबर त्यांची ओळख झाली. त्यातून ते राजकारणात ओढले गेले आणि बाहेरही पडले. एक पगली लड़की के दिल, कोई दीवाना कहते हैं, फिर मेरी याद आणि अपने अपने राम या त्यांच्या लिखाणामुळे त्यांना जनमान्यता मिळाली. आज जगभरातल्या कवी संमेलनात आणि मुशाहिरात कुमार विश्वास अधिकार वाणीनं वावरताना आपल्याला पाहायला मिळते. कि पुरानी दोस्ती को इस नई ताकत से मत तोलो. म्हणूनच आजचे आपले लीडर आहेत डॉक्टर कुमार विश्वास. नमस्कार सर, खूप खूप स्वागत. बहुत धन्यवाद. सर, मुख्य तौर पर आप इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं और उसके बाद आप साहित्य और कवि के रूप में आपकी जो पहचान है, ये आकर्षण कहाँ से है? देखिए, भारत में क्या है कि जैसे वैद्य के पास आप जाइए तो वैद्य आपसे पहले भारतीय आयुर्वेद में ये पूछते हैं कि आपको कौन सी सब्जियां पसंद हैं, आपको व्याधि क्या क्या होती है, शीत में क्या होती है. उससे क्या होता है, वो आपके शरीर की प्रकृति पहचानते हैं. तो पंच तत्वों में शरीर की प्रकृति होती है, उस प्रकृति के अनुसार आपका उपचार करते हैं. तो क्षणिक व्याधि या क्षणिक स्वास्थ्य के लाभ के लिए इस देश में वैद्य यह पता करता है कि आपका शरीर वात का है, पित्त का है, आपका शरीर किस चीज का है, स्नायु का है, उसके हिसाब से आपका उपचार देता है. लेकिन भारतीय शिक्षा पद्धति में यह कहीं नहीं है कि 5वीं में पढ़ता हुआ, 3री में पढ़ता हुआ, 4थी में पढ़ता हुआ बच्चा उसकी प्रकृति पहचाने कि ये डॉक्टर बनेगा, कि इंजीनियर अच्छा बनेगा. संयोग से ऐसी स्थिति में जो बच्चे आकर फंस जाते हैं, जो वहीं फंसे जो उन्हें चाहिए, तो वो एपीजे अब्दुल कलाम बन जाते हैं कि कलाम साहब को वैज्ञानिक ही बनना था और संयोग से विज्ञान में ही प्रकृति उनको ले आई तो वो कलाम साहब वहां बन गए. ऐसे बहुत कम अवसर मिलते हैं. मैं उन दुर्भाग्यशाली करोड़ों बच्चों में से एक था जिसकी प्रकृति पूछे बिना उसके चारों तरफ के लोगों ने, उसके गुरुजनों ने, परिवारजनों ने इस समय किसकी प्रकृति चल रही है उसमें डाल दिया उसे कि इस समय विज्ञान की प्रकृति चल रही है, इसमें घुस जाओ. देखिए, मेरी प्रकृति नहीं थी. मेरे पिता को, मेरी माता को, मेरे परिवार को ये 6ठी, 7वीं, 8वीं से पता था कि मेरे अंदर एक गायक की, एक कवि की, एक कलाकार की प्रकृति है. पर चूंकि वो 80 का दशक था और सत्यम शिवम सुंदरम बन रही थी, सत्यकाम बन रही थी और सब में इंजीनियर जो है वो एक बड़ी बड़ी चीज होती थी, तो उन्होंने कहा भाई यही बना दो इसे. लेकिन फिर जब वो इस जगह पर आ गई कि कृति खत्म हो रही है प्रकृति के चक्कर में, तो मैंने कहा कि भाई कृति टूटे, इससे अच्छा अपनी प्रकृति जिधर है उधर चलो. तो मैंने कहा कि मुझे कविता लिखनी है. और निश्चित रूप से अब जब आप एक सामाजिक ढांचे के विरोध में उसे तोड़ के तो निकलते हैं, जो हमारे बम्बई में कहते हैं ना, फटा पोस्टर निकला हीरो, तो उसके लिए पहले पोस्टर फाड़ना पड़ता है और पोस्टर फाड़ने में विकृति पैदा होती है तो लोगों को नाराजगी होती है कि फाड़ दिया. तो परिवार को भी होती है, समाज को भी होती है, संस्थान को होती है. तो थोड़ा सा वो कष्ट का समय बीता. अब वो मैं आनंद के साथ कह रहा हूं क्योंकि उपलब्धि में हूं थोड़ी में, और उस समय वो बाकायदा भीषण कष्ट का था. और उसके बाद फिर वो यहाँ आ गई. और मुझे लगता है कि मेरे माध्यम से जो आपके लाखों करोड़ों देखने वाले हैं, मैं उन परिवारजनों से भी अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चे के अंदर के कफ, वात, पित्त को पहचाने, उसकी प्रकृति को पहचाने कि उसे बनना क्या है. अगर उसे नर्तक बनना है तो उसे प्रवर्तक ना बनाए कि साहब तू MBA कर ले, उसे नर्तक ही बनाए. निश्चित रूप से भारत को एक दूसरा बिरजू महाराज मिलेगा. और अगर उसके अंदर अर्थशास्त्र है, शेयर मार्केट है, ये है, तो उसे उसी तरफ बनाए. भारत को घर घर में रख के झुंझुनवाला मिलेंगे. तो उसकी प्रकृति पहचाने. मुख्य तौर पर कुमार जी, हम आपको कवि के रूप में तो जानते ही है, राजनेता के तौर पर भी हम बीच के दिनों में आपको जान रहे थे. अब राजनीति में तो आप सक्रिय तौर पर नजर नहीं आते, पर ऐसा क्या कारण था कि आप राजनीति की तरफ आकर्षित हो गए थे? नहीं, देखिए, अगर आप समाज में अपनी बात कहते हैं और समाज आपकी बात को गंभीरता से लेता है
तो चूंकि राजनीति समाज का अभिन्न अंग है, तो दुर्भाग्य से इस देश ने चुनाव को राजनीति समझ लिया है, जबकि राजनीति नित्य दैनंदिन विषय है। जैसे धर्म दैनंदिन विषय है, जैसे हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं, जैसे संगीत है, जैसे अर्थशास्त्र है। सुबह उठ के आप जाते हैं ऑफिस, सामान खरीदते हैं, ट्रैफिक पे रुकते हैं, टोल टैक्स पे पैसे देते हैं, तो टोल टैक्स पे पैसे देने में आपकी अर्थशास्त्रीय भागीदारी उतनी ही हो जाती है जितनी देश की अर्थमंत्री की होती है, पर आपको संभवतः अंदाजा नहीं होता। ऐसे राजनीति दैनंदिन वस्तु है, और अपने कार्यक्रमों में मैं लगातार ये बात वर्षों से कहता रहा था और विभिन्न विषयों पर अपनी टिप्पणी रखता रहा। फिर एक प्रसंग आया कि हम कुछ साथी जो एक साथ पढ़े थे, एक साथ खेले कूदे थे, और देश में कुछ ऐसा वातावरण था, तो उसमें भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन महाराष्ट्र की पुण्य भूमि के एक संत व्यक्तित्व के नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, उनके साहचर्य में, उनके निर्देशन में खड़ा हुआ। और हर आंदोलन के, हर चीज़ के कुछ अच्छे बुरे परिणाम होते हैं। सागर मंथन होता है तो विष भी निकलता है, मदिरा भी निकलती है और अमृत भी निकलता है। अब ये पात्र को तय करना है कि उसे विष पीना है और नीलकंठ की तरह उसे अपने कंठ में धारण करना है ताकि जगत का कल्याण हो सके, जिसका एक हिस्सा मेरे जिम्मे आया। उस विष का भी अंश मैंने पिया। उसमें कुछ लोग अमृत पी लेते हैं, जो उस अमृत तत्व को लेके एकांत में चले जाते हैं, संत हो जाते हैं। जैसे अन्ना जी के पास वो अमृत तत्व पहुंचा कि वो आज भारतीय सामाजिक विमर्श में एक ऐसी बड़ी किंवदंती है, ईश्वर उन्हें शतायु करे, कि वो रहते और रहने के बाद भी स्मरण किए जाएंगे, सहमत असहमत हो सकते हैं। उसमें कुछ लोग उसकी मदिरा पी लेते हैं, जो सत्ता की होती है, जो अहंकार की होती है, जो वर्चस्व की होती है, और फिर उस अहंकार में, जैसे मदिरा में उन्मत्त आदमी हरकतें करता है, ऐसी करते हैं। तो राजनीति में होना ना होना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रासंगिक होना आपका महत्वपूर्ण है कि आप जो कहें उसे समाज, देश ऐसे स्वीकार करे कि एक अच्छा आदमी, एक सच्चा आदमी एक लोकहित की बात कह रहा है। आपने अन्ना जी की बात की, तो 2012 के आंदोलन के बाद आप राजनीति से जुड़े, राजनीति से दूर भी हुए, अन्ना के साथ आज भी जुड़े हैं? आपका मिलना जुलना होता है और क्या प्रतिक्रिया रहती है? देखिए, जो भी व्यक्ति या समाज या संस्था अपने अतीत का सम्मान करना बंद कर देती है, भविष्य तो उसके लिए मार्ग छोड़ता ही नहीं है, वर्तमान भी उसको आदर नहीं देता। मेरी सामाजिक प्रस्तुति और मेरी वैचारिकी में वो आंदोलन और अन्ना हजारे एक आवश्यक, अनिवार्य और एक पुरस्कृत तत्व है। तो उनका विस्मरण मात्र इसलिए कर देना कि वो मेरे लिए एक प्रासंगिक नहीं है, या मेरे लिए अर्थवान नहीं है, या मेरे लिए मूल्यवान नहीं है, ये न केवल कृतज्ञता है अपितु ये नैतिक नीचता भी है। तो मेरे प्रति उनका स्नेह और मेरा उनके प्रति आदर, वो जैसा पहले दिन शुरू हुआ था आज तक भी है, और इस बात की मुझे प्रसन्नता है कि मैं उनके स्नेह पात्रों में हूँ। निश्चित बात है कि आपके वैचारिक मतभेद और आपके कार्य पद्धतियों से मतभेद तो आपके पिता से भी होते हैं, आपके गुरुजनों से भी होते हैं, लेकिन वो एक गुरु पद पर हैं, उनके प्रति मेरे प्रणाम की मुद्रा सदा रही है। गुरुजी की क्या प्रतिक्रिया थी जब आपको राजनीति से हटना पड़ा या हटाया गया? बहुत सारे लोग आपको अलग अलग तरीके से देखना चाहते हैं। जी जी। जैसे हमारे जो इष्ट हैं या हमारे जो अभीष्ट लोग हैं, हम उन्हें अपनी मुद्राओं में देखना चाहते हैं। हमारे जो फिल्मी नायक हैं, उनमें से बहुत सारे जो उनके दर्शक हैं, वो उन्हें एक मुद्रा में देखना चाहते हैं। जैसे मैं शाहरुख खान साहब को लूँ, हमारे भी मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, बम्बई की शान है। उनको उनके बहुत सारे दर्शक जो हैं, वो अभी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में देखना चाहते हैं। बहुत सारे उन्हें परदेश वाला एक लड़का, एंग्री लड़का देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग उन्हें कोई बाजीगर देखना चाहता है। तो ये तो अलग अलग लोग हैं। तो मेरे भी जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, जो मेरे प्रति सद्भाव रखते हैं, मेरी शुभेच्छा रखते हैं मेरे प्रति, उनमें से बहुत सारे लोग मुझे केवल कवि देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे चाहते हैं कि मैं एक सामाजिक आंदोलनकर्ता के रूप में काम करता रहूं। बहुत सारे कोरोना काल में जब मैं काम करता हूं, कोविड केयर सेंटर्स बनवाता हूं देश भर में 2-2,500 जगह और लगा रहता हूं, तो उसके प्रति बड़े स्नेह से, आशीर्वाद से, शुभकामना से भरे रहते हैं। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सक्रिय राजनीति में जो गंदगी है और जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोगों ने किया है, मैंने अपनी एक परसेप्शन, अपनी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता को बचा के रखा सरकारों के निर्माण के बावजूद भी, और उन लाखों करोड़ों की सरकार में सक्रिय तरीके से उसका निरीक्षण, निर्देशन और उस पर अंकुश रखने के बाद भी स्वयं को बचा के रखा कि कभी उन सचिवालयों की चाय भी नहीं पी। तो इस क्रेडिबिलिटी को लोग चाहते हैं कि आप जाएं, आप काम करें। और ऐसे में अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं, जो जनता में जाना चाहते हैं, जनता में व्याप्ति चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई देश भर में
अगर कुमार विश्वास कहीं जाते हैं तो यूं ही सुनने के लिए 20-20, 30-30, 50,000 आदमी आता है, तो इनका कोई राजनीतिक प्रयोग किया जाना चाहिए। तो उनकी कोई वो खराब इच्छा भी नहीं है, वो मेरी नियत पर, मेरी सोच पर और मेरे वैचारिक पे निर्भर करता है कि मैं कब उसको सक्रिय रूप से जागृत रहूं और कब मैं उसमें अपना काम करूं। जी, मुख्य तौर पर आप नीलकंठ भी बने और शिक्षक तो आप थे ही, तो शिक्षक का जो संस्कार था वो कारण रहा कि आप वो मदिरा के? नहीं, देखिए क्या है कि मैं मानता हूं कि शिक्षक जो होता है और कवि जो होता है वो एक बार बनने के बाद वो छोड़ दे तब भी शिक्षक रहता है। जैसे मैंने 17 वर्ष विश्वविद्यालय सेवा में अध्यापन किया और मैंने पढ़ाया, तो जो शिक्षक का तत्व है वो मेरे कवि सम्मेलनीय प्रस्तुतियों में भी है। वो स्वर्ण स्वर भारत में यहाँ प्रतिभागियों को जो बातचीत की जा रही है, उन्हें जो सिखाया जा रहा है, जी पर मैं आशा करता हूँ कि शनिवार रविवार रात 8 बजे हमारे दर्शक देखते होंगे। भारत निर्माण का एक बहुत ही अद्भुत किस्म का शो जी ने तैयार किया है, जिसमें आध्यात्मिक, देशभक्ति के और धार्मिक और हमारी मानव परंपराओं के गीतों का गायन है, और एक कोई मैथोलॉजिकल कहानी बड़े साइंटिफिक एंगल से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो शिक्षक तो उसके अंदर रहता ही है, और उसके अंदर शिक्षक का तत्व रहना भी चाहिए और कवि का तत्व भी रहना चाहिए। जहां तक आप कह रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन के जो व्यसन है उनसे दूरी, वो पारिवारिक संस्कार से आती है। मैं मद्यपान या इससे दूर रहा जीवन भर, और इतने वर्ष मैंने 33 वर्ष तो मंचों पे बिता दिए, 4-5 हज़ार रात में जाग लिया, 30-40 देशों में चला गया और आयु भी हो गई काफ़ी। तो इसका कोई मैं ये मानने को तैयार नहीं कि जो लोग सुरापान करते हैं वो खराब है और मैं नहीं करता तो मैं कोई बहुत संत हूँ। ऐसे ही मैं शाकाहारी हूँ तो मैं ये नहीं मानने को तैयार हूँ कि जो लोग मांसाहारी हैं वो खराब हैं और मैं कोई बहुत बड़ा संत हूँ। ये पारिवारिक संस्कार है। हमारे एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे बुश साहब, वो शाकाहारी थे पर वो 2 देश खा गए थे। तो इससे अच्छा तो मतलब मुर्गा ही खा लेते भाई। जो 10 लाख आदमी आपने मरवाए अफगानिस्तान में और 10 लाख मरवाए दूसरे इराक में मरवाए, तो भैया इससे तो 2 चिकन खा लेते तो बड़ी तसल्ली होती मुझे। तो ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शराब नहीं पी विश्व इतिहास में और भयानक क्रूर लोग हुए, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें छोटे बहुत व्यसन थे लेकिन वो बड़े प्यारे, बड़े सच्चरित्र, बड़े। हमने चरित्र की इस देश में जो व्याख्या है इन दिनों पिछले अनेक वर्षों से, वो हमने शारीरिक शुद्धता पर ज्यादा केंद्रित कर दिया, आत्मिक शुद्धता पर कम करी है। जबकि अगर प्राथमिकता में देखो, सबसे पहले आत्मिक शुद्धता आती है, फिर मन की शुद्धता आती है, मन और मानस की, उसके बाद शरीर की शुद्धता आती है। जैसे कुछ लोग हैं सुबह ही सुबह जागते हैं, सही समय पर सोते हैं, लेकिन वैचारिक की बड़ी नीच है। कुछ लोग हैं जो संध्या उपासना नहीं करते हैं लेकिन उनकी वैचारिक की बड़ी प्रबुद्ध है। हमारे संस्कृत में एक श्लोक है कि किसी एक पंडित से किसी ने कहा कि भाई आप तो संध्या उपासना करते नहीं और आप कैसे पंडित हैं? तो उसने कहा कि मृता मोहमयी माता, रोज मेरे मन में मोह रूपी माता मरती है और ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होता है, तो सूतकम वर्तते नित्यम, रोज सूतक रहता है घर में, कथम संध्या उपासना, क्या संध्या उपासना करूं? तो अगर आपके अंदर ज्ञान पैदा होता है, आपके अंदर अगर मोह से मुक्ति आपको मिलती है, तो दैनिक ही सूतक रहता है। मैं शारीरिक शुचिता का ध्यान मेरे जीवन में पद्धति में इसलिए आ गया क्योंकि मेरा परिवार जो है, मेरे पिता अध्यापक, मेरी माँ बहुत सदगृहस्थ गृहिणी, भाई, और मैं घर में सबसे छोटा, तो घर में जो संस्कार था कि चाय भी एक व्यसन ही था, और मेरे पिताजी सुबह और शाम एक चाय पीते थे, तो उसके बारे में वो कहते थे यार ये बड़ा खराब, इसकी लत है, नहीं मिले शाम को चाय तो बेचैनी होती है। तो हमें भी लग गया कि यार ये ठीक चीज नहीं है, तो हम चाय पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेगी। अगर अमेरिका दौरे पे शुरू में होते थे, खैर अब तो वहाँ भारतीयों का बड़ा प्रेम हो गया पिछले 10-15 वर्षों से। शुरू में जब जाते थे 2004-2003 में, लोकप्रियता इतनी नहीं थी, तो ये नहीं था कि 12 दिन 13 दिन चाय नहीं मिली अच्छी, या जैसी घर में मिलती है तो बड़ी बेचैनी है लोगों को, वो नहीं था जी। मुख्य तौर पर आपने जैसे कहा कि आत्मिक शुद्धता बड़ी ही महत्वपूर्ण है, और आप स्वर्ण भारत के मौके पर जिस प्रकार का एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो संगीत एक माध्यम है इस पूरे आध्यात्म से जुड़ने का और आत्मिक शुद्धता को पाने का। तो मुख्य तौर पर इस कार्यक्रम को आप किस प्रकार से देखते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? अगर कुछ बच्चों ने या कुछ लोगों ने पार्क में अपना बचपन बिताया हो, अब तो पार्क धीमे धीमे खत्म हो रहे हैं, बच्चों का क्रीड़ांगन जो है वो बिल्डर्स खा रहे हैं और विकास खा रहा है। पहले तो ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होता था जहाँ खेलने का एक जगह नहीं होती थी। मोहल्ले छोटे छोटे मोहल्लों में, मैं तो गाँव कस्बे में पैदा हुआ हूँ, तो मोहल्ले में हर जगह जगह होती है, हर मोहल्ले की खेलने की जगह होती थी। तो अगर आप अकेले खेलते हैं तो उसका आनंद कम है, और अगर आप सहयोगियों के साथ गोल घूम के खेलते हैं एक साथ, जैसे आप गणतंत्र दिवस पर परेड देखिएगा, सैनिक तो रोज चलता है,
लेकिन वो जो 200 सैनिक एक ताल में उनका पैर उठता है, पैर गिरता है, तो उसमें आदमी सम्मोहित होता है। तो मूल रूप से विश्व लय में चल रहा है, पृथ्वी एक लय में घूम रही है, करोड़ों लाखों वर्षों से घूम रही है। और अगर वो भगवान न करे लय भंग हो जाए तो प्रलय हो जाती है। लय का भंग हो जाना ही प्रलय है। धरती हिल जाती है, भूचाल आ जाता है, पर्वत सागर बन जाता है, सागर पर्वत बन जाता है। आप सबको पता है कि हिमालय पहले सागर था और उसकी चट्टानें टेढ़ी खड़ी हुई हैं, और सबको पता है कि जो सागर है यहाँ पहले पहाड़ था। लय हुई पृथ्वी तो बन गया। तो संगीत बेसिकली उस लय हुई पृथ्वी में मनुष्य को जोड़ देना है। एक बैटन रेस चल रही है, उसमें आदमी ने भी पकड़ लिया। इसीलिए क्या होता है, अब अपनी नब्ज पर हाथ रखकर देखिए, आप वो लय में चलती है। जो लोग लय के विरोध में, मैं उनसे कहता हूं, आप दिल पे हाथ रख के देखिए, वो लय में चलता है। और ईश्वर ना करे वो लय भंग हो जाए तो आपको जाके लेटना पड़ता है डॉक्टर त्रेहन के दरबार में कि साहब इसमें थोड़ा पेस डालनी पड़ेगी, पेस मेकर डालो, यहाँ लय रुक गई है तो इसका जरा स्टैंड डाल के खोल दो, जरा खून की लय भंग हो रही है, गति भंग हो रहा है। तो विश्व की गति के साथ मनुष्य का लय हो जाना संगीत है। इसीलिए जो संगीत से बाहर लोग हैं वो बहुधा बड़े क्रूर रहे हैं, चाहे उनमें औरंगजेब हो, चाहे और भी बड़े सारे नाम हैं, वो बड़े क्रूर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस आत्मा बोध का साक्षात्कार ही नहीं किया कि कैसे संगीत लौ लगा के आपको ऊपर तक जोड़ता है। और इसीलिए विश्व के महानतम संत, चाहे महाराष्ट्र की पुण्य भूमि के संत हों, नामदेव जी हों, तुकाराम जी हों, सब लोग जो हैं ये गाने वाले, एक तारा बजाने वाले, एक वाद्य यंत्र रखने वाले, हमारी माँ मीराबाई हों, है ना, खड़ताल के संगीत से नाद पैदा करके समाज को सुधारने वाले कबीर हों, ये सब संगीत के लोग हैं। तो संगीत मूलतः ईश्वर के साथ संपर्क का एक सुरीला रास्ता है। और ये भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार जी ने कोशिश की। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी ने ही क्यों कोशिश की, क्योंकि जी मूलतः है एक स्वदेशी स्पेक्ट्रम है जिसकी सोच में एक स्वदेशीपन है, एक मिट्टी की सुगंध है। तो जो लोग जिनके क्रिएटिव कंटेंट हॉलीवुड से तय होते हैं, एलए में जिनके दफ्तर हैं, उन चैनल्स को, उन स्पेक्ट्रम्स को, उन अम्ब्रेलास को आप ये बात समझाओ तो समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए जब इसके निर्माताओं ने मुझे ये कहा, विशेष रूप से पुनीत गोयनका जी ने मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कुमार भाई कि आप इस सोच के अनुसार बने हुए व्यक्ति हैं, आप इसमें अगर बैठे। मैंने पहले कहा कि संगीत के कार्यक्रम में मेरी ऐसी विशेषज्ञता नहीं है। मतलब जो जिन लोगों को आपने उसमें किया है, चाहे कैलाश भाई हो, चाहे सुरेश वाडेकर जी हो, ये सब तानसेन है, मैं तो कानसेन हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इसमें भाव के साथ सार देखिए और एक कथा प्रस्तुत कीजिए। तो इसकी टीआरपी अच्छी जा रही है, इसे ज्यादा लोग देख रहे हैं, कम लोग देख रहे हैं, मैं इस विवाद से बाहर हूं। मुझे इसका आनंद है कि मैं एक ऐसे कार्यक्रम का हिस्सा हूं जो आध्यात्मिक चेतना के और धार्मिक चेतना के और राष्ट्रीय चेतना के भारत के निर्माण में अपना यत् किंचित सहयोग दे रहा है। क्या बात। कुमार जी, मुख्य तौर पर आप आपके वाणी से भी सम्मोहित करते हैं, जो कि संगीत सम्मोहित करता है, उतना ही आप आपके वाणी से सम्मोहित करते रहे। आपको देखता रहता हूँ और विशेष रूप से आपके चैनल की महाराष्ट्र में जो व्याप्ति है और जिस तरह से इस पे लोग भरोसा करते हैं और इसे देखते हैं, उससे बड़ा सम्मोहित होता हूँ। मराठी मुझे मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उतनी गति के साथ उसे बोल नहीं पाता, लेकिन मेरी आत्मा के बड़े निकट भाषा है। उसका कारण है कि हमारी आदि माँ संस्कृत जो है, गंगोत्री भाषाओं की जो है, वो जितनी स्फुट होती है, मतलब आप मराठी में जिस तरह उत्तुंग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, वो आप सामान्य हिंदी में नहीं कर सकते। मेरठ के इलाके में, सहारनपुर के इलाके में मैं आप किसी से कहूं कि इनका कार्य बड़ा उच्च उत्तुंग है, तो उसकी थोड़ा देर में समझ में आएगी, लेकिन महाराष्ट्र में एक सामान्य व्यक्ति भी इसको समझता है। ज़रूर आज आपको मिलने के बाद हमें वो उत्तुंगता जो है वो फिर एक बार महसूस हुई। आपके कार्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और इसी प्रकार से आप स्वर्णिम भारत जो है उसको लोगों तक पहुंचाते रहे, यही शुभकामनाओं के साथ मैं भी आपको बहुत प्रणाम करता हूं।